हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस। इस पेपर में हम सीखेंगे आंसर्स किस तरह से करने हैं हमें, टोटल कितने क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, कितने सेक्शन होंगे उसके अंदर, हर सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और किस तरह से उनका हमें आंसर करना है। पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पेपर हमारे पास है ये सीबीएसई का पेपर है हमारे पास यहाँ पर। और हम इसमें देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे पास यहाँ पर। देखिए टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 39 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। और 39 क्वेश्चन जो है टोटल 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि हमको पेपर जो मिलने वाला है 39 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर और 5 सेक्शन होंगे, जिसके अंदर 5 सेक्शन में होगा हमारे पास सेक्शन ए जो कैरी करता है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सब। और साथ में क्या होने वाला है कि इसमें ना कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन भी मिलते हैं एमसीक्यूज के साथ में। सेक्शन बी है हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। इसके अंदर टोटल 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स की होने वाली हैं। इनका जो आंसर करने वाले हैं हम यहाँ पर 30 to 50 वर्ड्स में करने वाले हैं यहाँ पर आंसर। सेक्शन सी होगा हमारे पास। सेक्शन सी जो है 7 क्वेश्चंस कंटेन करता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पर भी है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें हर एक क्वेश्चन। इसमें जो रेंज होने वाली है क्वेश्चन की वर्ड्स की वो होगी 50 to 80 वर्ड्स। सेक्शन डी जो है हमारे पास, इसमें क्या होगा 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। और टोटल वर्डिंग जो होने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर जो करेंगे हम 80 to 120 वर्ड्स करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है बच्चे, हमें सबको देखना है कि आंसर्स बिल्कुल सही फॉर्मेट में लेकर चलने, ताकि हम पूरे एक्यूरेट नंबर ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो अगर वर्ड का हम ध्यान रखते हैं कितने वर्ड्स का आंसर करना है, कैसे आंसर्स को राइट करना है हमें, ये सब चीज़ का पता होगा तो हम बहुत इफेक्टिवली कॉपी लिख सकते हैं अपनी और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर लास्ट सेक्शन हमारे पास सेक्शन ई, जिसके अंदर 3 मार्क्स यहाँ पर जो होंगे ना 3 सोर्स बेस केस स्टडी हो सकती है यहाँ पर, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी होती हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे और टोटल हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पर। उसके अंदर सब पार्ट्स होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो सेक्शन हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पर। तो सिंपल समझ चुके हैं हम यहाँ पर कितने सेक्शन है यहाँ पर, हर एक सेक्शन के अंदर कितने वर्ड्स के क्वेश्चन लिखने हैं हमें यहाँ पर, कितने क्वेश्चंस आएंगे हर एक सेक्शन से। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे आज सेक्शन ए। सेक्शन ए जो हमारे पास यहाँ पर टोटल देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 to 20 सारे के सारे यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब ये है कि जितने भी हम एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द गिवन सॉल्यूशन। अब देखते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट में क्या रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर है, तो क्या देखा, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। और दूसरा जो प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर वो है बैरियम क्लोराइड। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या बनने वाला है यहाँ पर रिएक्शन में। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, ये हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सोडियम सल्फेट सब जानते हैं क्या होगा, Na2CO3 Na2SO4 सोडियम सल्फेट, है ना, कार्बोनेट होता हुआ CO3। अब इसके साथ में रिएक्शन किसी कर रहे हैं यहाँ पर जो है ना हमारे पास सोडियम सल्फेट करता है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड क्या होने वाला है हमारे पास, BaCl2। तो रिएक्शन होती है यहाँ पे, पढ़ा होगा तुम बच्चों ने सबने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या फॉर्म करता है यहाँ पर, ये करेगा BaSO4 प्लस साथ में क्या निकलने वाला है यहाँ पर 2NaCl, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनता है ये क्या बनना है हमारे पास यहाँ पर, ये बनता है बैरियम सल्फेट। क्या बनता है, बैरियम सल्फेट। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बैरियम सल्फेट, ठीक है ना। कैसे करना है रिएक्शन समझ गए ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, है ना, क्या करता है, रिएक्ट करता है बैरियम क्लोराइड के साथ में। तो ये रिएक्शन हमारे पास है, आयन एक्सचेंज मेथड है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ते हैं इसे हम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। सेकंड क्वेश्चन जो होगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स, कि 30 मिनट बाद क्या कलर होगा, कब, जब हम क्या करते हैं, हम करते हैं जिंक मेटल को हम प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो सिंपल सी बात समझते हैं क्या होगा यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर जो एक सॉल्यूशन है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो सबके याद होगा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा वो कैसे होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा टोटल यहाँ पर, ये कॉपर सल्फेट जो होगा। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या किया हमने यहाँ पर जो है, कॉपर सल्फेट के अंदर हमने यहाँ पर जिंक मेटल जो है उसको क्या किया है, जिंक मेटल की एक इलेक्ट्रोड या मेटल के पीस को हमने इसके अंदर रख दिया यहाँ पर।
तो जनरली सबको पता भी होने वाला क्या है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन को देखते हैं 2 सेकंड में क्या होगा। जो है सिंपल हमारे पास यहाँ पर CuSO4 सॉल्यूशन, हमारे पास कॉपर सल्फेट, हम इसमें जिंक रखते हैं, तो क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस द कॉपर एंड फॉर्म ZnSO4। ZnSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा, जो हमारे पास होगा कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इसका आंसर सिंपल है, देखो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लू, कलरलेस, डर्टी ग्रीन और रेडिश ब्राउन। तो सिंपल है, कैसे होगा यहाँ पे, ये कलरलेस कलर होगा यहाँ पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मिल नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट समझते क्या होगा, बेसिक सोल्ट होगा जिसकी pH वैल्यू बेसिक होगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा हमारे पास यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा है हमने यहाँ पर, इसे जनरली बेकिंग सोडा बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, याद है ना, क्या बोलते हैं इसे हम, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है ये एंटासिड का काम करता है। और इसकी pH वैल्यू कितनी होने वाली है, इसकी pH वैल्यू होती है इसकी 8.3। इस वजह से बोलते हैं इसे यहाँ पर कि ये कैसा होगा, नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट है यहाँ पर ये। तो इसका आंसर याद रखना है, क्या होगा यहाँ पर हमारे पास बेकिंग सोडा होगा। बेकिंग सोडा क्या होगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। क्वेश्चन में 4 पढ़ते हैं हम, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसमें एक मेटल एक्स है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पर जो है एक मेटल है इसके अंदर एक्स, और यहाँ प्रेजेंट है हमारा डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर। ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर यहाँ पर, और मेटल एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। ठीक है ना, अब कलरलेस प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। सिंपल सी बात समझते क्या होगा, देखो मेटल जो है हमारे पास, अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, है ना, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। अब हमारे पास देखते हैं तो क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वीक एसिड है, तो सिंपल सी बात है कोई हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा फास्टली। जिंक भी कर सकता है, जिंक करता है कंसनट्रेट के साथ में बहुत अच्छी तरह से, और सोडियम जो है ना वो वीक के साथ, मतलब डाइल्यूट के साथ भी कर सकता है। तो सोडियम हमारा इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन पता है, जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, देखो सोडियम ऑक्साइड क्या होने वाला है, सोडियम हमारे पास Na है, Na होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन होता है -2। तो फॉर्मूला बनता है हमारा क्या यहाँ पर, Na2O बनता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा, हमारे पास सोडियम मेटल है, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे दूसरा सोडियम मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो क्या करता है हमारे यहाँ पर जो सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल की जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, और जिसके वजह से हमारे पास जो कंपाउंड का इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है क्या यहाँ पर, वो बनता है Na2। और स्ट्रक्चर देखते हैं भाई ऑक्साइड कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये आ जाएंगे 2Na हमारे पास, 2Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का इसके पास से, इसके पास से गया ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास, कितना ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हमारे पास, जिस पर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सोडियम के यहाँ से, है ना। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे यहाँ पे, तो इस पर आ जाएगा 2 निगेटिव हमारे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, 2Na पॉजिटिव और 2 निगेटिव बन जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा होगा। देखो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास होगा, यहाँ पर है ना Na एक है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर Na हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है, तो ऑप्शन हमारा ये ठीक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 2Na 2O लिखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर Na+1 है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा इसमें करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पर खाली जगह है, विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। देखो बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो सिंपल सी बात समझ लो क्या होगा, अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आता है, मेटल होंगे सबके सब, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आता है 5 6 और 7, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये एसिडिक ऑक्साइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा, 5 है तो -3 वैलेंसी है, 7 है -1 वैलेंसी है, 4 है तो +-4। अब बात करते हैं 11 2 8 1 1 आया ना, +1 ऑक्सीडेशन, मतलब सिंपल सी बात है क्या होगा, मेटल होगा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एन एलिमेंट M, एक एलिमेंट है M हमारे पास,
हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द थर्ड शेल। मतलब कहने का यह कि इसके पास जो शेल है यहाँ पर, उसमें शेल है 1 2 3, 3 शेल प्रेजेंट है यहाँ पर। देखो इधर ड्रॉ करते हैं सभी, समझते हैं क्वेश्चन को इसे कैसे होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एन एलिमेंट एम, एक एलिमेंट एम है हमारे पास, उस एम में क्या होने वाला है 50% इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर है एस जो सेकंड में उसके कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो थर्ड शेल का मतलब पहले एक शेल होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड शेल होगा। तो पता है भाई थर्ड शेल में जाने के लिए पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब उसने कहा कि जो सेकंड वाला शेल है हमारे पास, ये सेकंड वाला शेल जो हमारे पास, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके हाफ इलेक्ट्रॉन 50% इलेक्ट्रॉन थर्ड में प्रेजेंट है। तो सेकंड के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 का 50% कितना होगा, 8 का 50% होगा यहाँ पर कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना होंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमारे पास शेल है, जो हमारे पास थर्ड शेल है, इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो हमारे पास सेकंड शेल है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका 50% हो गया ना यहाँ पर, ये 50% इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा हमारे यहाँ पर। इसका क्या होगा, एलिमेंट का जो एम है हमारे पास, वो एम होगा हमारे पास 284, है ना 284। समझिए सेकंड वाले का 50% प्रेजेंट है थर्ड में। तो इसका मतलब टोटल नंबर हो जाएगा इसका 14। तो आएगा 14 इसका आंसर, ठीक है ना। 14 होता है हमारा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन होगा एलिमेंट हमारे यहाँ पे। तो आंसर दिया हुआ 14 यहाँ पे है ना। इस तरह से करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 जनरली क्वेश्चन देखो क्या दिया। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी किसका होगा वो देखना है यहाँ पर। आउटसाइड द बॉडी देखो अमीबा की बात करते हैं, इनसाइड द बॉडी चलता है, हमने पढ़ा है सीडोपोडिया फॉर्म करता है ना, फैगोसाइटोसिस फॉर्म के थ्रू करता है ये। इसके बाद बात करते हैं मशरूम्स। मशरूम्स क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे सेप्रोफाइट्स होंगे। ये डेड एंड डी के पार्ट से क्या करते हैं, अपना फूड गेन करते हैं। आउटसाइड द बॉडी फूड को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इसका आंसर मशरूम ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूट्रिशन चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर बात करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। सिंपल सी बात है, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे वे सेल्स जो हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करने में, इनकी इन्फॉर्मेशंस, है ना। रिसेप्टर्स मतलब सेंस ऑर्गन हो गया हमारे यहाँ पे। तो बात की पूछी गई है गसेस्टरी रिसेप्टर्स की। तो गसेस्टरी रिसेप्टर्स जो होंगे हमारे पास, ये होंगे टंग के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करते हैं, टेस्ट में बताते हैं ना, ये होंगे टंग आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि यहाँ तो गसेस्टरी रिसेप्टर होगा। नोज के अंदर क्या होता है, नोज के अंदर यहाँ पर जो होगा नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होगा। आइस के अंदर क्या कौन सा होगा, फोटो रिसेप्टर्स होंगे। ईयर के अंदर क्या होगा, फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ये रिसेप्टर सारे याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना। जैसे स्किन है, स्किन में क्या होगा, तो हमारे थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं 9 होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 अ फार्मर वांट टू ग्रो बनाना प्लांट। बनाना प्लांट ग्रो करना चाह रहा है जो कि क्या हो, जेनेटिकली सिमिलर होंगे तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। सिंपल सी बात है। तो पहली बात समझ जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसके अलावा जो है ना, वो क्या कहा, इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड विच। अच्छा देखो उसके पास प्लांट पहले से प्रेजेंट है, तो क्या कर सकते हैं हम, पुराने प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हमने, पोटैटो, रोज़, है ना, ब्रायोफाइलम की क्या होगा इसमें, जैसे शुगर केन हो सकता है कि ओल्ड पार्ट से क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाई। देखो हाइट किसके थ्रू रेगुलेट होगा, तो सिंपल सी बात समझनी है, हाइट क्या होगा। देखो हमारे जो जितने भी हमारे करेक्टर्स है, करेक्टर्स आर कंट्रोल बाई जीन। जीन कंट्रोल करता है ना। तो जीन क्या करता है, जीन जो है हमारा वो कंट्रोल करता है। पर जीन के थ्रू ये क्या होता है ना, मतलब एंजाइम्स के थ्रू करते हैं कंट्रोल ये, ठीक है। जीन प्रोटीन रिलीज करता है जो कंट्रोल करता है हमारे फीचर्स या हम करेक्टर्स की बात जो करते हैं। देखो पढ़ते हैं, डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाई द ग्रोथ हार्मोन। तो डीएनए तो नहीं होगा इसमें। जीन विच रेगुलेट द प्रोटीन डायरेक्टली नहीं होगा, या एंजाइम के थ्रू कोडेड होगा। तो ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन, ठीक है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, बहुत सिंपल है। बायोलॉजी में अगर पढ़ा होगा ना हेरिडिटी चैप्टर, तो उसमें सब इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ स्पोर्टमैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज, ठीक है ना, सफर मस्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज।
तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ ना, एक स्पोर्ट पर्सन है, पहले गेम प्ले करा उसने, अब उसने क्या करा, सपोज 1 मंथ का रेस्ट किया, 1 मंथ रेस्ट करने के बाद फिर अचानक से जैसे मतलब ये 1 मंथ के बाद क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है वो। तो हैवी एक्सरसाइज करने से क्या होगा ना, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, वे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं थोड़ा, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाने की यहाँ पर। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में पेन क्रिएट करता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा होगा 10th क्लास में जो है ना, ये हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, किस तरह से पूरा का पूरा कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे दिया हुआ है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अलावा जो है ना प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, 3 तरह से दिया हुआ है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो अलग है हमारा, हम पढ़ते हैं यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जा तो रही है ब्लड के थ्रू यहाँ पर वो कम पहुँच पा रही है जितने की नीड पड़ती है सेल को यहाँ पर एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा ना, ऑक्सीजन की कमी होने से यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है जो मसल्स में इकट्ठा होगा और पेन क्रिएट करता है वो। तो इसी वजह से क्या करते हैं ना, बहुत सारे जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं ना, उसके बाद वे क्या करते हैं, वे वार्मिंग अप करते हैं, है ना, लिम्बिंग डाउन करते हैं, मतलब गेम करने के बाद भी लिम्बिंग डाउन करते हैं, मसल्स को क्या करते हैं, अपने मूव करते हैं, ताकि उनमें जो लैक्टिक एसिड बना होगा वो निकल जाए वहाँ से बाहर। ठीक है ना, देखो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ही पेन क्रिएट करता है। जैसे हम सपोज हाथ ऊपर कर लें 5 मिनट, ऐसी 5 मिनट होंगे, 2 4 5 मिनट होंगे, तो हाथ में पेन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाने की सही समय पर, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ये बेनिफिशियल भी है, ये बताता है कि मसल्स की स्ट्रेंथ पूरी हो चुकी है, कि मसल्स के पास एनर्जी नहीं है इतनी कितना वर्क करा जाए। तो लैक्टिक एसिड एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है कि एफिशिएंसी इतनी है हमारे मसल्स की, नहीं तो हम मसल्स को रैप्चर कर लेंगे ना, फिर ओवर एक्सरसाइज करेंगे अगर पेन नहीं होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा हुआ है हमने, कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें ऐसे, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह से, हम इन्फिनिटी को छोड़ के बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एक ऑब्जेक्ट रखा हमने इस तरह से, ये इसका यहाँ पर जो का फोकस होगा, ये सेंटर होगा, ये पोल यहाँ पर, जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट जाएगा वो ये लाइन जा रही है यहाँ पर, लाइट रेज पास थ्रू द फोकस एंगल, और इस तरह से क्या होगी, जितनी भी लाइट होंगी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन पी एंड एफ बनती है, पी एंड एफ बनती है, और इमेज का जो साइज होगा ना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, पर हाँ स्मॉल बनती है। तो इसमें दिया हुआ देखो क्या यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनती है, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नहीं ऐसा तो नहीं होता है, तो प्लेन मिरर के अंदर होता है ऐसा, प्लेन मिरर में होता है इस तरह से, है ना, एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द, देखो ट्वाइस कोई ज़रूरी नहीं ट्वाइस बने, वो तो बताया ना भी कि बनती कहाँ पर, पी एंड एफ के बीच में बनती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे जब भी ऐसी बनेगी, देखो ध्यान से था, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं जब भी ऐसी बनेगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे जब भी ऐसी बनने वाली, यही बनेगी पी एंड एफ के बीच में, तो ट्वाइस से कोई मतलब नहीं बनता इस तरह से ना, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द, हाफ का भी कोई मीनिंग नहीं बनता। डी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, इट्स पोजीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, बस वेरी इतना करती है रहेगी पी एंड एफ के बीच में, बस यहीं पे इसके बीच में वेरी करती रहेगी यहाँ पर, है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वैन लाइट एंटर द एटमोसफियर, जब लाइट एंटर करती है एटमोसफियर के अंदर, इट स्ट्राइक ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट द लाइट रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। देखो सिंपल सी बात है, पढ़ा होगा, ये अर्थ का एटमोसफियर है, सब समझते हैं यहाँ पर हम, ये अर्थ का एटमोसफियर है, अर्थ के एटमोसफियर पार्टिकल प्रेजेंट है। जैसे ही सनलाइट एंटर करती है, तो सनलाइट एंटर करने पे क्या होगा, सनलाइट जैसे एंटर करती है करने के बाद इन फाइन पार्टिकल से टकराएगी, टकराने की वजह से क्या होगा, जो लाइट का हमारा ब्लू कंपोनेंट ऑफ द लाइट होगा ना, वो स्कैटर हो जाएगा इन्वायरमेंट में, इस तरह से पार्टिकल जो है फैल जाएंगे, तो आसमान हमें कैसे दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये सब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, जो लाइट आएगी ना सनलाइट, उसको क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, तो मतलब एक तरह से ना उसको स्कैटर्ड कर देंगे रैंडमली ऑल डायरेक्शंस में, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बहुत सिंपल सा है, पढ़ा होगा तुमने ये, इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है कि इन 1987, देखो इन 1987 एन एग्रीमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द यूएनईपी, ये इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखो क्या हुआ 1987 में, जैसे सीएफसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, सीएफसी के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता था, जो अर्थ, इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है, अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ओजोन प्रेजेंट है, O3,
अब O3 जो है ना वो मॉलिक्यूल इतना स्टेबल है नहीं वैसे, पर फ्लोरीन जो है ना, देखो फ्लोरीन की अगर बात करें, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से। जैसे CFC रिलीज होंगे तो फ्लोरीन जाकर के ऑक्सीजन को क्या करता है, ओजोन को ब्रेक डाउन कर देगा। तो सिंपल सी बात है, ओजोन के डिप्लीट होने की वजह से क्या होगा, फिर वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर जाएंगे यहाँ पे। तो सिंपल सी बात याद रखनी, जो एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर, ये एग्रीमेंट हुआ था, UNEP ने किया था कि जिस देश ने जितना भी पोल्यूशन किया है, जितना CFC प्रोड्यूस किया है, कि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर। जैसे सपोज इंडिया ने किया कितना 500 टन प्रोड्यूस किया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2014 में किया कितना, 14 में किया कितना, सपोज 50 टन गया सपोज करो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर हम एक साल बाद देखें ट्वाइस हो जाए उसका, तो उसी रेंज में रहना चाहिए ये। तो फ्रीज कर दिया कि मतलब ज़्यादा इंक्रीज मत करो, उतना ही रखो जितना है। तो इसमें क्या है ना, देखो एक्स और वाई पूछ रहा है, इसने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स मतलब कौन सी गैस बनेगी यहाँ पर, CFC। किसको डिप्लेट करती है वो, वाई मतलब ओजोन को करती है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारे पास जो एक्स तो है हमारी CFC, वाई हमारी ओजोन को डिप्लेट करता है। तो आंसर चेक कर सकते हैं, इसमें देखो आंसर दिया हुआ है ओजोन एंड CFC। ठीक है, यहाँ तो ओजोन तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना पहले एक्स और वाई की। तो सिंपल सा आंसर बन जाएगा इसका CFC एंड ओजोन। ठीक है ना, CFC एंड ओजोन बन जाएगा। ठीक है, आंसर भी देखना पड़ता है प्रेफरेंस के हिसाब से, देखो है ना। तो पूछा ना एक्स एंड वाई, तो पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, नहीं तो आंसर देखो दोनों के दोनों कैसे हैं यहाँ पर, ये दोनों आंसर सेम हो सकते हैं एक तरह से, पहले थर्ड वाला। पर अरेंजमेंट देखते हैं, पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, ये हमारे पास जो इन्वायरमेंट चैप्टर से ये वेस्ट मटेरियल जो है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे ना हमारे पास, ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इजीली, और जब ब्रेक डाउन होगा ना स्मॉल पार्ट्स के अंदर, मतलब कि ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बन जाएगा। और यहाँ पर जो है ना इसमें ना कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं बनता, इजीली डिकम्पोज होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ब्रोक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, हाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोक डाउन कर जाएगा इजीली, इसे हमें कोई केमिकल की या हम इसे बर्न नहीं करना पड़ता है ना। और जब ये डिकम्पोज होगा ना बायोडिग्रेडेबल, सबसे खास बात यह है कि ये कोई भी नॉन पॉइजनस होगा, कहने का मतलब सिंपल सी है, नॉन पॉइजनस होगा। साथ में क्या होगा, साथ में जो ना इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होंगे ये। जब पेपर है इको फ्रेंडली रहेगा तो सिंपल सी बात है, हार्म तो करने का ही नहीं है, गलत हो जाएगा। इनर्ट भी नहीं रहेगा, रिएक्शन नहीं करने का, ऐसा भी नहीं है। परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं लॉन्ग टाइम तक नहीं जाता इन्वायरमेंट में, कुछ ही समय के अंदर गल जाएगा। ये है ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो 16 MCQ क्वेश्चन थे यहाँ तक, जितने भी हमने किए अभी तक। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे ही बोर्ड में आने वाले हैं क्वेश्चन, थोड़ी अच्छे से मेहनत करोगे ना तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 to 20 कंसिस्ट टू स्टेटमेंट। देखो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक असर्शन होगा एक रीजन होगा, है ना, असर्शन और रीजन। आप सपोज देखो यहाँ समझते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में है ना हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। ए का क्या मतलब बनता है, ए का मतलब है बोथ A एंड R करेक्ट, है ना, A और R दोनों के दोनों ठीक है, और जो R है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है A को, इसका मतलब हो जाएगा A ऑप्शन हमारा। समझ गए का मतलब, ए का मतलब है क्या, ए का मतलब A भी हमारा ठीक है, R भी हमारा ठीक है, और R जो है A को बिल्कुल करेक्टली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये बात होगी पहली। बी का मतलब क्या होगा, ए भी ठीक है हमारे पास, देखो दिखा ना बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब बोथ A एंड R ट्रू, ए भी ठीक है हमारे पास, बी भी ठीक है हमारे पास, दोनों करेक्ट है हमारे पास। बट जो हमारे पास जो है ना ए और आर है ना, जो आर होगा ना हमारा आर हमारा ए को अब क्या करेगा यहाँ पर, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसे, इसको मतलब रीजन जो है ना वो ए को क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब सी में क्या होगा, ए ट्रू होगा आर फॉल्स होगा। डी में क्या होगा, ए ट्रू होगा ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा हमारे पास। बस ये बात याद रखनी है, मैं यहाँ पर आंसर करना है इसका। इसको हमें रीड करना पड़ता है स्टेटमेंट को, जब पेपर में सोल्व करोगे ना तो इनको अच्छे से पढ़ लेना कि ए का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग क्या है, डी का मीनिंग क्या है। और इसमें ना जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है हमारे पास एंडोथर्मिक इन नेचर है। अब एक बात समझते, देखो छोटी सी सिंपल सी, अगर हम बात करें हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन Fe+O2 होगा हमारे पास, ये प्रोसेस जो है ना बहुत स्लो चलता है, वाली बात तो है ना, बहुत ज़्यादा स्लो होगा। और रिएक्शन जो होगी एक्सोथर्मिक होगी, ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से। रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, पर इतनी कम एक्सोथर्मिक होगी वो कि जैसे मेटल है हमारे पास ये Fe, अब इस पर ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो यहाँ पे हीट जो रिलीज होगी ना इतनी कम क्वांटिटी होगी कि वो टेम्परेचर राइज नहीं करती। टेम्परेचर का जो चेंज आएगा ना वो जीरो आएगा, क्योंकि इतनी लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज करता है वो आसपास के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता है वो।
तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास पहली बात समझो, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास, है ना। बता देंगे कि एक्सोथर्मिक है, पर इतनी लेस हीट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है कि वो जो है ना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या आसपास का टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात। फिर दूसरा रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है। एज द रिएक्शन इज स्लो, रिएक्शन स्लो है, सही बात है ना। द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली इक्विडेंट, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका मतलब रीज़न हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात बता दीजिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अभी कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, जो हीट रिलीज होगी इक्विडेंट होगी, इतनी कम होगी कि उसका फर्क नहीं पड़ता। इक्विडेंट मतलब जीरो के इक्वल ही रहेगी वो। तो 17 क्वेश्चन समझ गए क्या है 17 का मतलब। 17 का सिंपल सा आंसर बना हमारे पास। जो हमारे पास असर्शन है वो तो गलत है, और जो रीज़न है वो राइट है हमारा। तो इसका आंसर देख लो किसके अकॉर्डिंग करोगे यहाँ पे तुम। डी वाला जो ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स और आर इज ट्रू, तो हमारे पास इसका डी आंसर आ गया। देखो इस तरह से आया नहीं है यहाँ पे, सिंपल है बिल्कुल एकदम। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, असर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल कहा कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है ना, ये होंगी जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वेरिएशंस होंगी। अब वेरिएशन क्या होंगी, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशन एंड मोर वेरिएशन हेल्प इन अडेप्ट द इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो वेरिएशन क्या करते हैं, वेरिएशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं इसके बाद रीजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल, तो दोनों के दोनों ठीक है इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर्वाइवल, ये पूरा ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक, और रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है यहाँ पे। वो बता रहा है कि वेरिएशन जो है ना वो एडवांटेज है उसकी, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में इंक्रीज कर देता है चांसेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास है, असर्शन पढ़ते हैं। अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है मेरे पास, यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ पर हमने कंपास रखा अपना, यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये कंपास रख दे सपोज करो, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये। अब जैसे नॉर्थ था ये, तो क्या कर जाएगा यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की साइड में। यहाँ तक बात ठीक लिखी है, पर लिखा फिर द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल डिक्रीज। ये कह रहा है कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो रही है और डिक्रीज हो जाएगी। कब? जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे। तो गलत है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इससे बनता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इससे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करता है, कंपास की निडल को डिफ्लेक्ट करता है। जितना ज़्यादा करंट होगा ना उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात हमारे समझ में आ गई कि ये तो क्या लिखा है, जो हमारे पास यहाँ पर असर्शन है, असर्शन तो गलत हो गया हमारे यहाँ पर ये, है ना। फिर सेकंड लिखा रीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। सिंपल सी बात है, तो सही है। देखो क्या कहा इसने, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे। सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट सारा जितना भी है। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पोस्ट। सही लिखा हुआ सब कुछ, एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट, है ना। तो ये तो ठीक है, हमारा सेशन हमारा करेक्ट है बिल्कुल। रीजन की बात करते हैं, इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर तो सिंपल होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज होंगे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो यहाँ पर जो आर जो होगा फॉल्स हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो 20 हमने क्वेश्चन सोल्व किए आज। ये बहुत अच्छे से तुम्हें ट्राई करने, एक बार सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने जितने भी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन बी में हम जो क्वेश्चन दिए हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस तरह से। ऐसे हम सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, 3 सैम्पल पेपर करेंगे, 1 सैम्पल आप करना अपने आप। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर देखना, आंसर किस तरह से किए हैं, क्या रीज़न होगा, क्या असर्शन होंगे, हर एक क्वेश्चन की क्या रिएक्शन बन सकती है, किस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है हमारा, ठीक है ना। अच्छे से अब टाइम हो चुका है, बस अब सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तुम्हें, ठीक है ना। कोई भी डाउट होंगे मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा वो।